नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जेआईबी के पीपीबी के प्रीवियस ईयर रिकलेक्टेड क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लगभग 300 क्वेश्चन का सेट है जो हमारे पिछले 3 से 4 एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका सेट है दोस्तों। और आज हम लोग आपके सामने वीडियो के माध्यम से इसे प्रस्तुत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है PMJDY है, इसका जो ओडी लिमिट है, इसका ओडी फैसिलिटी होगा जिसका ओडी लिमिट कितना है और एज लिमिट कितना है ओडी फैसिलिटी को अवेल करने का। पहला ऑप्शन है 5000 और 18 से 60 साल, दूसरा ऑप्शन है 5000 18 से 65 साल, तीसरा ऑप्शन है 10,000 18 से 60 साल, चौथा ऑप्शन है 10,000 18 से 65 साल। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। मैं बताता हूँ दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एक्सेस प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल सर्विस, सेविंग अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस स्कीम के अंदर दोस्तों बेनिफिशियरी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है 10,000 रुपये तक का, और एज लिमिट है दोस्तों 18 से लेकर 60 साल तक का। इसलिए दोस्तों हमारा 18 से लेकर 65 साल तक का, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी का जो फिलॉसफी था ट्रस्टशिप का, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सेल्फलेस वर्क, नॉन कॉपरेशन, नॉन पोजेशन। ए है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 1 and 3, सी है 2 and 3, डी है 1 2 and 3। तो दोस्तों याद रखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1 and 2। देखिए क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी है ट्रस्टशिप का, वो बेस्ड है सेल्फलेस वर्क या नॉन कॉपरेशन पे। उनके अनुसार वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो मीन्स है सोसाइटी को सर्व करने का। वो बिलीव करते थे कि वेल्दी शुड अपने आप को ट्रस्टी माने अपने वेल्थ का और उसे यूज करे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है? ठीक है, RFC अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? NRI, रेजिडेंट, NRI, नॉन रेजिडेंट, नन। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ऑल्सवाइट NRI नॉन रेजिडेंट। देखिए RFC अकाउंट क्या होता है दोस्तों? RFC अकाउंट एक बैंक अकाउंट होता है भारत में, जिसको मेंटेन किया जा सकता है फॉरेन करेंसी में बाय एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैज रिटर्न आफ्टर बीइंग एन NRI। तो मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है जो कि भारत का निवासी है और वो रिटर्न हुआ है भारत में रहकर, ठीक है, NRI रहकर, तो अकाउंट ओपन किया सकता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा जिसने, जो कि NRI है दोस्तों, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 year इमीडिएटली बिफोर रिटर्न टू इंडिया। मतलब भारत आने से पहले वो कम से कम 1 साल तक जो है NRI रहा हो तो वो RFC अकाउंट खुलवा सकता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि POS का विड्रॉल पर डे पर कार्ड क्या लिमिट है Tier 1 और Tier 2 सेंटर में? ठीक है, तो POS विड्रॉल पर डे पर कार्ड कितना लिमिट है Tier 1 एंड Tier 2 सेंटर में? ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी है 10,000। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 2000। देखिए POS पता ही आपको, यानी कि कैश का विड्रॉल होता है बैंक अकाउंट से, एक कार्ड को स्वाइप किया जाता है मर्चेंट के POS सेल टर्मिनल में। तो जो हाईएस्ट लिमिट है पर डे पर कार्ड Tier 1 और Tier 2 सेंटर में वो है 2000। Tier 1 और Tier 2 आपको पता ही है, सिटी का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो रिस्क वेट होता है जो बिल परचेज SLC के अंदर होता है कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस का, वो कितना है? 0.20%, 0.25%, 0.50%, 0.75%। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ही, दैट इज 0.020%। तो बिल परचेज जो LC के अंदर होता है उसका जो रिस्क वेट होता है दोस्तों वो 0.20% है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि बैंक को 0.20% अपने कैपिटल का ऐसे बिल के डिफ़ॉल्ट होने के रिस्क के अगेंस्ट रखना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तों आपको सभी तरह का कंटेंट मिलेगा, आपको PDF मिलेंगे जिसमें MCQs है दोस्तों, लगभग 150 से 200 MCQ पर चैप्टर है, ताकि हर एक चीज़ को कवर किया गया, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। दोस्तों वीडियोज़ है हमारे पास, हर एक चैप्टर के वीडियोज़ है जिसमें सिंपल भाषा में सभी चीज़ को समझाया गया है। और दोस्तों हमारे पास वीडियोज़ PDF थ्योरी को कंसाइज PDF है दोस्तों। तो इफ़ यू वांट, और इस तरह के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो यदि आपको इसका कलेक्शन चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। तो आप हमारा पेड प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा गारंटी परफॉर्मेंस गारंटी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शिपिंग गारंटी, दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड पेमेंट गारंटी, तीसरा ऑप्शन है गारंटी फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, चौथा ऑप्शन है गारंटी इन फेवर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, पांचवा ऑप्शन है बैंक गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी। A ओनली 1 2 and 3, बी ओनली 1 and 2, सी 2 and 3, डी 2 4 and 5। दोस्तों सही जवाब है इसका सी 2 and 3। देखिए परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है? ये बैंक इशू करती है ताकि इंश्योर कर सके कि कस्टमर अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। तो शिपिंग गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी और गारंटी फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये सभी एग्जाम्पल हैं परफॉर्मेंस गारंटी का। तो शिपिंग गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी एंड गारंटी, तो 1 2 and 3 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसको मैं त्रुटि हो गया है, एक छोटा सा एरर
फ्लड हो गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गार्निसी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है कौन से ऑर्डर, कौन से रूल के अंदर? ऑर्डर 46 रूल 21, ऑर्डर 42 रूल 21, ऑर्डर 21 रूल 46, ऑर्डर 22 रूल 60। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर 21 रूल 46। तो ये गार्निसी ऑर्डर एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो कि बैंक को डायरेक्ट करता है कि वो एसेट को फ्रीज कर ले किसी डेटर का, ताकि डेट को पे कर सके। ये कोर्ट इशू करती है ऑर्डर 21 रूल 46 के अंदर। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट होता है, MCLR होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिविटी कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनर पेमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 एंड 5, ऑप्शन सी है 1, 3, 4 एंड 5, ऑप्शन डी है 2, 3, 4 एंड 5। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 एंड 4। यानी दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट जो होता है ये एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके नीचे बैंक लैंड नहीं कर सकती। इसको कैलकुलेट किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के बेसिस पे, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR के बेसिस पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेसिस पे और टेनर प्रीमियम के बेसिस पे। दोस्तों पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ मेंबर बिलोंगिंग टू BPL फैमिली इन SHG अंडर SGSY में कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्सन इन नॉर्मल केस। यानी दोस्तों बताया जा रहा है कि जितने लोग बिलोंग करते हैं बिलो द प्रॉपर्टी लाइन फैमिली किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है, SHGY स्कीम में, उसके अंदर कितने पर्सन हो सकते हैं नॉर्मल केस है? 5 से 10, 10 से 15, 10 से 20, 20 से 25। आंसर है दोस्तों 10 से 20। याद रखिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक पार्ट होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, जो कि लॉन्च किया गया था दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकें। तो इसके अंदर दोस्तों जितने नंबर ऑफ मेंबर्स बिलोंग करते हैं BPL से, वो 10 से 20 लोग होते हैं एक नॉर्मल केस में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है आपको, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी बैंक का डायरेक्टर है, वो चाह रहा है कि लोन रेज करे आपके बैंक से, तो लोन दिया जा सकता है FDR ऑफ अदर बैंक, शेयर ऑफ द सेम बैंक, उसके बाद सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी, ऑल द अबव। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी। तो सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ कस्टमर बैंक सिचुएशन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर कंप्लीटली डिपेंड करता है और बैंक के एडवाइस को बिलीव करता है। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, ट्रस्टी बेनिफिट रिलेशनशिप, क्लाइंट रिलेशनशिप। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली, सो प्लीज़ रिमेंबर। सो यहाँ बताइए कि ये किस तरह का रिलेशनशिप है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप। दोस्तों क्या होता है कि कस्टमर बैंक के सिचुएशन में जहाँ पे कस्टमर कंप्लीटली डिपेंड करता है और बिलीव करता है बैंक के एडवाइस पे, उसे कहा जाता है ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप। दोस्तों फिर पूछा जा रहा है कि जो गार्निसी ऑर्डर होता है वो रिसीव होता है कहाँ पे? हेड ऑफिस में किसी बैंक का, और कस्टमर अकाउंट जो है कौन सा ब्रांच में अटैच नहीं किया जाएगा इस ऑर्डर के द्वारा? फोर्ट मुंबई ब्रांच, माउंट रोड चेन्नई ब्रांच, साल्ट लेक सिटी कलकत्ता ब्रांच, सिंगापुर ब्रांच। सिंगापुर का फॉरेन ब्रांच है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कस्टमर अकाउंट जो फॉरेन ब्रांच पे है बैंक में, वो अटैच नहीं किया जा सकता जो गार्निसी ऑर्डर रिसीव हुआ है बैंक के हेड ऑफिस पे। देखिए ये सब सवाल पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BNA का जो इन्वेंशन है, BNA मशीन का जो इन्वेंशन है, वो बैंकों को हेल्प किया कि वो प्रेशर को ईज कर सके जो कि टेलर पे क्यू लगा के होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट BNA के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? BNA इंस्टॉल होता है ऑन साइट एज वेल एज ऑफ साइट। द डिपॉजिट अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑन टू द कस्टमर अकाउंट इमीडिएटली। BNA हैव द मल्टीफंक्शनल एबिलिटी टू ऑफर डिपॉजिट और डिस्पेंस ट्रांजैक्शन ऑफ बंडल नोट्स अप टू 300 मिक्स नोट। RBI सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ BNA अप टू 50% इन अर्बन एरिया एंड 75% इन सेमी अर्बन एरिया। बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है इसका? तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए BNA होता है बैंक नोट काउंटिंग एंड डिस्पेंसिंग मशीन। तो BNA का मल्टीफंक्शनल एबिलिटी है कि वो डिपॉजिट कर सकता है, ट्रांजैक्शन को डिस्पेंस कर सकता है 300 मिक्स नोट के बंडल का। दोस्तों अपील अगेंस्ट द अवार्ड बाय द ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन ने कुछ अवार्ड दिया, इसको बैंक को करना है कितने दिनों में और कब से? ऑप्शन है ए है 20 डेज विद फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कस्टमर। बी है दोस्तों 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर। सी है 30 डेज फ्रॉम रिसीव ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कस्टमर। डी है 30 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 डेज। तो दोस्तों अवार्ड के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, ओम्बड्समैन के अवार्ड के अगेंस्ट बैंक कर सकती है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि APY में सब्सक्राइब करने का मिनिमम एज, अटल पेंशन योजना 10, 15, 18, 21। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 18। अटल पेंशन योजना में मिनिमम एज है सब्सक्रिप्शन का 18 साल। दोस्तों मिस्टर ए का 55,000 बैलेंस है आपके अकाउंट में, बैंक ने 2 गार्निसी ऑर्डर रिसीव की, एक 6,000 रुपये का और दूसरा 3,000 रुपये का, ए के नाम से। तो पहला ऑर्डर रिसीव हुआ बैंक को 10:30 पे, लेकिन दूसरा ऑर्डर रिसीव हुआ 1:30 पे। तो बैंक क्या करेगी? पहले ऑर्डर पे एक्ट करेगी, दूसरे को इग्नोर करेगी, दूसरे ऑर्डर पे एक्ट करेगी और बैलेंस सफिशिएंट है उसके लिए एक्ट करेगी 6:3 के प्रपोर्शन में, अटैच करेगी 3,000 को सेकंड ऑर्डर के लिए और 2,000 को फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा बैंक जो है पहले ऑर्डर पे एक्ट करेगी और जो सेकंड गार्निसी ऑर्डर है उसको इग्नोर करेगी, जैसे जो कि बैलेंस जो है अकाउंट में
इनसफिशिएंट है दोनों ऑर्डर को मीट करने के लिए। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो माइनर है उसका डिपॉजिट अकाउंट है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं उसके फादर और नेचुरल गार्जियन। तो यदि फादर नेचुरल गार्जियन का डेथ हो जाता है तो कौन रिसीव करेगा प्रोसीड ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द माइनर हिमसेल्फ, ग्रैंडफादर, कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन, नन ऑफ दिस। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन। यदि नेचुरल गार्जियन किसी माइनर का जिसका डिपॉजिट अकाउंट है उसका मृत्यु हो जाती है तो जो प्रोसीड है माइनॉरिटी ऑफ द माइनर उसको रिसीव किया जाता है कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या रिलेट नहीं करता है, एनआईएम ऑफ द बैंक। दोस्तों नेक्स्ट है मार्जिन मनी जो कि कंट्रीब्यूट किया जाता है बोरोवर के द्वारा। नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। ए है 1, 2 and 3, बी है 1, 2 and 4, सी है 1, 3 and 4, डी है 2, 3 and 4। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 4। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो दोस्तों एनआईएम ऑफ द बैंक को रिलेट नहीं करता, मार्जिन मनी को रिलेट नहीं करता जो कि कंट्रीब्यूट होगा बोरोवर के द्वारा और डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये दोस्तों रिलेट करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एफआरबीएम? तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मेंटेनेंस, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिस्टर ए का करंट अकाउंट है आपके बैंक में, उसने डिपॉजिट किया 5,000 रुपये का चेक आपके अकाउंट में। तो दोस्तों जिसको भेजा जा रहा है कलेक्शन के लिए गार्निशी ऑर्डर इशू किया गया और उसने दोस्तों डिपॉजिट किया है अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट में और अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस में है। तो इस केस में पहला ऑप्शन कर रहा है कि चेक जो है जो डिपॉजिट किया गया उसको अटैच कर लिया जाएगा, जो क्रेडिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट अकाउंट में उसको अटैच कर लिया जाएगा, जो चेक भेजा गया है कलेक्शन के लिए फ्यूचर डेट में वो अटैच नहीं होगा, ओनली 1 and 2। देखिए दोस्तों समझिए इसमें क्या होगा, इसमें मिस्टर ए का करंट अकाउंट है आपके बैंक के साथ, उसने डिपॉजिट किया, तो इस केस में दोस्तों जो क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट ओवरड्राफ्ट उसको अटैच किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओनली 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा एनपीसीआई, गलती से एनपीसीआई लिख जाता है दोस्तों, एनपीसीआई करेक्ट कर लीजिएगा, एनपीसीआई के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, एनएससीएच, एईपीएस, एनपीसीआई, नॉन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों यदि आपको इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, यदि आपको केस स्टडीज, एमसीक्यूज सब कुछ भी चाहिए दोस्तों जेआईबी से रिलेटेड 250 लगभग 3,000 से 4,000 क्वेश्चन का सेट है हमारे पास क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड करूँगा कैसे आप उससे एक्सेस कर सकें, क्योंकि कम समय में दोस्तों ये सब चीज़ आपके लिए इफेक्टिव साबित होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बैंकिंग सर्विस जो है वेल्थ मैनेजमेंट में वो किस तरह डिलीवर होता है, एटीएम से, टेलीफोन बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से या फेस टू फेस ट्रांजेक्शन से? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फेस टू फेस ट्रांजेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन, एथिकल फाउंडेशन देखिए एथिक्स से टॉपिक से है, मॉड्यूल ई से है कि डीलिंग विद डिलेमास फॉर द राइट वर्सेस लेफ्ट, गार्ड रेपुटेशन और गुडविल, हेल्प इन अवॉइडिंग रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3, यानी एथिकल फाउंडेशन तीनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आरबीआई ने रिवाइज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क बेस्ड होता है 3 पैरामीटर पे विथ सर्टेन थ्रेशोल्ड। इनमें से कौन सा एक पैरामीटर नहीं है? हाई एनपीए परसेंटेज, नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट, सी है सीआरएआर शुड बी लेस देन बेसल 3 रिक्वायरमेंट, डी है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अबव द थ्रेशोल्ड। करेक्ट है आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अबव द थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा यूपीआई का की फीचर नहीं है? वन टाइम मैंडेट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, लिंक एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट, एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू साइन, इंडेंट एंड क्यूआर। तो दोस्तों की फीचर यूपीआई का है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी हमारे की फीचर हैं यूपीआई के। ऑप्शन सी हैज़ टू बी डिसाइडेड इन द कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जब भी एनएससी प्लेज होता है पोस्ट ऑफिस से नॉमिनेशन XYZ के फेवर में होता है तो बैंक का जो क्लेम होता है इन सभी एनएससी का उसका प्रायोरिटी होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग चैनल का फंक्शन नहीं है? पहला है मार्केट इन्फॉर्मेशन, दूसरा है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, तीसरा है कॉन्टैक्ट विद द बायर, चौथा है नन ऑफ द अबव। So please try to understand these questions are very important from the examination point of view because they have been asked in previous year, so concept might be repeated. सो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग चैनल का? दोस्तों इसका सही जवाब है नन ऑफ द अबव, यानी ये तीनों के तीनों हमारे फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग चैनल के, चाहे मार्केट इन्फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट प्रमोशन हो या कॉन्टैक्ट विद द बायर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्या बताया जा रहा है कि जो अपॉन रिसीट ऑफ अ गार्निशी ऑर्डर, यानी कि गार्निशी ऑर्डर आया निसी, तो ये जो है बैंक क्या करेगी? पहला है कि सारा अमाउंट को कोर्ट भेज देगी तुरंत, दूसरा है कि कस्टमर को इन्फॉर्म करेगी और कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी और ऑर्डर एब्सोल्यूट के लिए वेट करेगी, तीसरा है कि अमाउंट पे कर देगी जजमेंट क्रेडिटर को और कोर्ट को इन्फॉर्म कर देगी, और नेक्स्ट है दोस्तों कि नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी कोई रिसिप्ट होता है किसी गार्निशी ऑर्डर का निसी, तो बैंक क्या करेगी? कस्टमर को इन्फॉर्म कर देगी और कोर्ट को, और ऑर्डर एब्सोल्यूट के लिए वेट करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्सनल वैल्यू सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, यानी पर्सनल वैल्यू जो है इनमें से कौन सा पर्पस सर्व करता है। ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन 2 है डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ऑप्शन 3 है परसेप्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शन 4 है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं 1 and 2, 1 to 4, 2 to 4, 1 only। दोस्तों इसका सही जवाब है 1 to 4। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि पर्सनल वैल्यू जो है इनमें से चारों के चारों फंक्शन को सर्व करते हैं। बिहेवियर का स्टैंडर्ड होता है, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, परसेप्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एज पर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार कम से कम कितना मीटिंग होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक साल में? 2 मीटिंग, 4 मीटिंग, 6 मीटिंग या 8 मीटिंग? बताइए दोस्तों, कम से कम एक साल में कितना मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी का मीटिंग होगा? तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 के अनुसार कम से कम 4 मीटिंग होगा दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक साल में। तो देयर शुड बी 4 मीटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ गुड्स लेफ्ट बाय कस्टमर बाय मिस्टेक इन द बैंक। मतलब गुड्स जो है गलती से छूट गया उससे बैंक में, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कस्टमर और बैंक का क्या रिलेशनशिप होगा। तो बेली बेलर, पहला है बैंकर, दूसरा है कस्टमर। बेली बेलर, दूसरा है लेसर लेसी, तीसरा है क्रेडिटर डेटर, चौथा है ट्रस्टी बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप होगा क्योंकि वो जानबूझकर नहीं छोड़ा है, उससे गलती से छूट गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है बैंक में, वो बैंक अकाउंट में, वो दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तलवार कमेटी, तांबे कमेटी, नायक कमेटी, दामोदरन कमेटी। तो ये जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है बैंक अकाउंट में, ये इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ तलवार कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप स्टैंड टर्मिनेटेड अपॉन द। तो ये जो बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है ये कब टर्मिनेट होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है कि कस्टमर का डेथ हो जाए, ऑप्शन बी कर रहा है कि कस्टमर पागल हो जाए, जनरल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए कस्टमर। ए है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। दोस्तों बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है टर्मिनेट हो जाता है जब दोस्तों इनमें से कोई भी हो, यानी कि 1 डेथ हो जाए, लुनेंसी हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए। तो डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एनपीए को बेचना है तो अकाउंट जो है सेलर बैंक के बुक में कितने दिन तक रहेगा? तो ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि एनपीए 12 महीना के रूप में रहेगा, 18 महीना के रूप में एनपीए रहेगा, 24 महीना के रूप में एनपीए रहेगा, 30 महीना के रूप में एनपीए रहेगा। दोस्तों इसका सही जवाब है एनपीए जो है 24 महीना के रूप में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी एनपीए को बेचना है तो अकाउंट जो है सेलर बैंक के बुक में एटलीस्ट इट शुड बी फॉर 24 मंथ एनपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आरबीआई के पास पावर होता है कि वो करेंसी नोट प्रिंट कर सकती है कितने डिनोमिनेशन का? 2000 का, 5000 का, 10,000 का या 20,000 का? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आरबीआई के पास पावर है कि वो करेंसी नोट अप टू 10,000 डिनोमिनेशन का प्रिंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पॉलिसी है दोस्तों ये हेल्प करता है कि सिचुएशन को अवॉइड करने में, ताकि एम्प्लॉय को इनकरेज करें कि वो कम फॉरवर्ड आए इन जो भी इंफॉर्मेशन है अनइथिकल प्रैक्टिसेस से या इलीगल प्रैक्टिस से रिलेटेड। इसे क्या कहते हैं? विंग ब्लो पॉलिसी, विंड ब्लोअर पॉलिसी, विसल ब्लोअर पॉलिसी या वर्किंग ब्लोअर पॉलिसी? दोस्तों सही जवाब है इसका विसल ब्लोअर पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्नेसी ऑर्डर इशूड एज पर सेक्शन 60 ऑफ द डैश एक्ट। तो गार्नेसी ऑर्डर जो इशू किया जाता है वो सेक्शन 60 कौन से एक्ट के बेसिस पे इशू किया जाता है? ऑप्शन है एनआई एक्ट, ऑप्शन बी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन सी है सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ऑप्शन डी है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बताइए क्या सही जवाब है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिविल प्रोसीड्यूर सीपीसी। तो सेक्शन 60 ऑफ द सीपीसी एक्ट के बेसिस पे गार्नेसी ऑर्डर को इशू किया जाता है, इसे सिविल प्रोसीड्यूर कोड भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक माइनर जो है एडमिट हुआ बेनिफिट इन अ फर्म, वो विड्रॉ करना चाह रहा है फर्म से ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। जैसे वो मेजोरिटी अटेंड कर लिया तो वो विड्रॉ करना चाह रहा है फर्म से, तो कितना टाइम है वो ऐसा कर सकता है? पहला ऑप्शन है कि डेट ऑफ मेजोरिटी से 6 महीना के अंदर, डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन से कि वो एडमिट हो गया है बेनिफिट के लिए उसके 6 महीना के अंतर्गत, आइदर ए और बी विचेवर इज लेटर, आइदर ए और बी विचेवर इज अर्लियर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, या तो ए या बी, जो भी लेटर हो, जो भी लेट से हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गार्नेसी ऑर्डर जो रिसीव हुआ है इंडिविजुअल के नेम में, मिस्टर ए के नेम में, ठीक है, तो वो जो है कहाँ पे वो एक्सटेंड होगा? ऑप्शन ए कर रहा है कि ए और बी के जॉइंट नेम में, ऑप्शन बी कर रहा है कि इन फर्म के नेम में चाहे ए सोल प्रोप्राइटर हो, ऑप्शन सी कर रहा है कि पार्टनरशिप के नेम में जहाँ पे ए पार्टनर हो, ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये गार्नेसी ऑर्डर जो रिसीव हुआ है ए के नेम से,
तो वो एक्सटेंड होगा दोस्तों, दैट विल बी एक्सटेंडेड इन द नेम ऑफ फर्म जब भी जहाँ पे ए सोल प्रोप्राइटर हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एक नॉमिनी का लीगल स्टेटस क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है कि ट्रस्टी है, लीगल हायर के लिए ऑनर है, प्रॉपर्टी का उसका प्रायोरिटी होता है नॉमिनी से पहले, और दोस्तों उसका प्रायोरिटी होता है नॉमिनी के बाद। तो दोस्तों नॉमिनी का जो लीगल स्टेटस होता है वो ये होता है कि वो लीगल हायर के लिए ट्रस्टी होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू इन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है। आइडेंटिफाइंग कोर वैल्यू, दूसरा है कम्युनिकेटिंग कोर वैल्यू, तीसरा अलाइनिंग कोर वैल्यू एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन ए कर रहा है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 1 and 3, सी है 2 and 3, डी है 1, 2 and 3। दोस्तों वैल्यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक एलिमेंट्स है वो है इन ये तीनों कि हम कोर वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कोर वैल्यू को, और कोर वैल्यू और प्रैक्टिस को अलाइन करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक चेक जो है जो लिखा गया है अलग अलग लैंग्वेज में, आधा इंग्लिश में और आधा हिंदी में और बाकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, तो क्या बैंक इसे पे कर सकती है? यस, नो, मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा, चेक इज रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इसको पे कर सकती है। दोस्तों मान लीजिए कि आपको लोन लेना है शेयर के अगेंस्ट, तो शेयर पे जो चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे? असाइनमेंट, राइट टू सेट ऑफ, प्लेज या लीन। दोस्तों शेयर पे जो चार्ज होगा उसे प्लेज कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मर्जर हुआ था? बैंक मर्जर ऑफ 2019 का मर्जर किस तरह का था? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आइदर ए और बी, नाइदर बी और बी। दोस्तों उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। जो 2019 से मर्जर हुआ था बैंकों का, वो दो हॉरिजॉन्टल मर्जर था। इनमें से कौन सा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है भारत में? ऑप्शन ए है इकरा, क्रिसिल, IFCI, केयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है IFCI। तो ये जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो सेपरेट एंटिटी कंबाइन करते हैं फोर्स को ताकि नया जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बने, इसे क्या कहते हैं? मर्जर, एक्विजिशन, एलियंस, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसे मर्जर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फुल KYC एक्सरसाइज होता है दोस्तों, उसे किया जाएगा हर एक कितने साल में हाई रिस्क इंडिविजुअल के लिए और एंटिटीज़ के लिए? ऑप्शन है 2 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में। दोस्तों जो फुल KYC एक्सरसाइज है वो किया जाता है हर एक 2 साल में, ठीक है, फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल एंड एंटिटीज़। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी फॉर बी रीजन ब्रांच टारगेट टू अप्लाई इन हिंदी लेटर रिसीव्ड इन हिंदी इज। तो कितना टारगेट है दोस्तों? 50%, 60%, 80%, 100%। का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर यूजेस का जो MKI से पर्पज़ है वो क्या है? पहला ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि जनरेट रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि आप यूज़र नीड को मीट करें, तीसरा ऑप्शन है डेटा को रिट्रीव करें, चौथा ऑप्शन है डे टू डे ऑपरेशन का। पहला ऑप्शन सही है कि रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करना ये मेन ऑप्शन है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो स्केड्यूल ऑफेंस होता है, मतलब एक ऐसा ऑफेंस जो कि स्केड्यूल ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट में लिखा गया है, यदि टोटल वैल्यू ऑफ ऐसा ऑफेंस कितना करोड़ से ज़्यादा हो? 10 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर, 200 करोड़ से ऊपर। करेक्ट आंसर है दोस्तों उसका 100 करोड़ से ऊपर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 2 लेक्चर। यदि आपको इस तरह का PDF की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप या नंबर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि एक फ्रॉड जो कि बहुत सारे कस्टमर ने कमिट किया है किसी बैंक में, वो उसके कारण क्या होगा? क्रेडिट रिस्क होगा, लिक्विडिटी रिस्क होगा, मार्केट रिस्क होगा या रेपुटेशन रिस्क होगा? तो इसका सही जवाब है रेपुटेशन रिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, जिसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं, उसको इसका कौन सा ISO है? तो ऑप्शन एक है दोस्तों ISO 7168, ऑप्शन बी है ISO 7618, ISO 7816 और लास्ट है ISO 7861। सो करेक्ट आंसर तो इस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ISO 7816। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि कोई फ्रॉड हो रहा है दोस्तों बैंक ब्रांच में, तो रिपोर्ट जो है कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजना है किस फॉर्म में? तो FMR 1 में, FMR 1A में, FMR 2 में, FMR 2A में। दोस्तों सही जवाब है इसका FMR 1 में, ठीक है। तो FMR 1 में दोस्तों यदि कोई फ्रॉड हो रहा है बैंक के ब्रांच में, तो रिपोर्ट इसका कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजा जाता है FMR 1 के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बेस रेट और BPLR के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है कि जो BPLR है वो बैंक के लिए लेस प्रॉफिटेबल है और बेस रेट बैंक को बेटर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देता है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि BPLR जो है वो लेस प्रॉफिटेबल, कुछ परमिटेड एक्सेप्शन है उसको छोड़कर जो आपका बेस रेट के नीचे यदि आप लैंड करेंगे वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन BPLR में दोस्तों BPLR के नीचे लैंड किया जा सकता है अलग अलग रीजन के लिए। सी ऑप्शन कर रहा है कि बेस रेट जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन BPLR ट्रांसपेरेंट है, और डी ऑप्शन कर रहा है कि BPLR जो है कस्टमर के लिए एडवर्स होता है लेकिन बेस रेट कस्टमर फ्रेंडली है। बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है इस पर्टिकुलर केस में?
तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो बेस रेट के नीचे लैंड करना नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन BPLR के केस में बेस रेट के नीचे BPLR के नीचे लैंड कर सकते हैं। ये बहुत सारे रीज़न पे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों CDR कैटेगरी 1, ठीक है, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग CDR होता है। तो किस तरह के लोन अकाउंट एलिजिबल हैं, स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड? ए कर रहा है ओनली 1, बी कर रहा है ओनली 2, सी कर रहा है आइदर 1 and 2, डी कर रहा है बोथ 1 and 2। सही जवाब है दोस्तों बोथ 1 and 2। तो CDR कैटेगरी 1 में स्टैंडर्ड अकाउंट और सब स्टैंडर्ड अकाउंट दोनों एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। NPCI दोस्तों प्रोवाइड करती है इनमें से कौन सा इंटरऑपरेबिलिटी सर्विस NFS नेटवर्क कैश रिसाइकलर को या कैश डिपॉजिट मशीन को एक पार्टिकुलर मेंबर बैंक के? पहला है पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन, दूसरा है कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र, तीसरा है दोस्तों मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, और चौथा है दोस्तों इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट। ए है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 3 and 4, सी है 1, 2 and 3, डी है दोस्तों 2, 3 and 4। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2, 3 and 4। कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन और इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जिस केस में मिस्टेक से कस्टडी बैंक के कस्टडी में गुड रह गया, उसे क्या कहते हैं? तो बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप जिसमें गुड जो है मिस्टेकली बैंक की कस्टडी में रह गया, इसे क्या कहते हैं? बेनिफिशियरी ट्रस्टी बेनिफिशियरी, क्रेडिटर डेटर और डेटर क्रेडिटर। दोस्तों सही जवाब है इसका ट्रस्टी बेनिफिशियरी। तो बैंक ट्रस्टी होगा, कस्टमर बेनिफिशियरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बैंकिंग सर्विस जो है जो कि मेनली डिपेंड करता है किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे? फिर पहला है कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दूसरा है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तीसरा है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चौथा है ऑल द अबव। तो दोस्तों बैंकिंग सर्विस मेनली डिपेंड करता है इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट जो ब्रांच में होता है इस कारण से क्या होता है? पहला है सिग्निफिकेंट सेविंग इन टाइम, दूसरा है डिक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट, तीसरा है लेस पेपर वर्क, चौथा है मोर लिक्विडिटी। तो दोस्तों साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट जो ब्रांच होता है ऑप्शन कर रहा है 1, 2 and 3, बी कर रहा है 1, 2 and 4, सी कर रहा है 1, 3 and 4 और डी कर रहा है 2, 3 and 4। दोस्तों साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट जो ब्रांच में होता है इस कारण से आपका टाइम सेविंग होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट में घटता है और दोस्तों पेपर वर्क भी कम होता है। तो 1, 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लैन में जो एरिया कवर होता है वो कितना एरिया होता है? 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर? तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क लैन को कहते हैं। इसके अंदर जो एरिया कवर होता है वो है 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द फैमिली लाइफ साइकिल मैरिड विथ यंग चाइल्ड इन विच स्टेज? ठीक है, तो मैरिड है और यंग चिल्ड्रन है तो वो किस स्टेज में आता है? यंग बैचलर, हाफ नेस्ट, फुल नेस्ट, एम्प्टी नेस्ट? तो दोस्तों इसे हाफ नेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMID का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफाइंग डायरेक्शन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एंड डिकोडर और डी करा नन ऑफ द अबव। तो MMID का फुल फॉर्म है दोस्तों मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने दिनों बाद एक अकाउंट SMA2 अकाउंट हो जाता है? पहला है जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो जाए 30 दिन तक, दूसरा है प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू हो जाए 31 से लेकर 60 दिन तक, तीसरा है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू हो जाए 61 से लेकर 90 डेज तक, और चौथा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो जाए एवं 90 डेज। करेक्ट आंसर है दोस्तों जब भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू हो जाता है 61 से 90 डेज तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 स्टेक होल्ड करती है कहाँ पे? नाबार्ड, SBI, NHB। तो 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। सही जवाब है दोस्तों इसका 1 and 3। दोस्तों पूछा जा रहा है कि KYC के गाइडलाइन में जो स्मॉल अकाउंट होते हैं जहाँ पे सिंपल KYC एप्लीकेबल होता है, वो वैसे अकाउंट होते हैं जहाँ पे टोटल अमाउंट जो अकाउंट में क्रेडिट किया गया किसी फाइनेंशियल ईयर में वो कितना से रेस्ट्रिक्टेड है? 50,000 से 1 लाख से 5 लाख से या इनमें से सभी? दोस्तों सही जवाब है इसका 1 लाख। तो KYC गाइडलाइन में जो स्मॉल अकाउंट होते हैं जिनका जहाँ पे सिंपल KYC एप्लीकेबल होता है वहाँ पे वैसे अकाउंट होते हैं जहाँ पे टोटल अमाउंट क्रेडिटेड इन अ ईयर जो है वो लिमिटेड होता है अप टू ₹1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट रेट है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए $1 बराबर ₹39.56, 1 पाउंड बराबर ₹89.56, 1 येन बराबर 0.30 और लास्ट है ₹100 बराबर $2.60। इंडायरेक्ट रेट में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी रहता है उसको हम लोग फिक्स करते हैं और फिर उसके रेस्पेक्ट में फॉरेन करेंसी को मेज़र ये करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है कि ₹100 इज इक्वल टू $2.60 ये करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है दोस्तों, वो किस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट में अवेलेबल होता है, रेड क्लॉज में या ग्रीन क्लॉज में। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है आइदर 1 और 2, ऑप्शन डी है बोथ 1 and 2। दोस्तों प्री शिपमेंट क्रेडिट अवेलेबल होता है केवल और केवल रेड क्लॉज एलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स एक सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहा है जिसका बैलेंस है 20,000 रुपया, नॉमिनी वाई है। 15 जून को ब्रांच को नोटिस रिसीव करती है कि एक्स का डेथ हो गया और 17 जून को गारंटी ऑर्डर 15,000 रुपये का रिसीव होता है उस अकाउंट पे। तो सेम डे नॉमिनी जो अमाउंट को क्लेम करता है, तो आप क्या करेंगे, नॉमिनी को पे कर देंगे, नहीं तो ऑप्शन बी कर रहा है कि आप अमाउंट को गारंटी ऑर्डर के लिए अटैच कर देंगे और बैलेंस अमाउंट पे कर देंगे। सी कर रहा है कि आप 20:15 के रेशियो में सेटल कर देंगे और डी कर रहा है कि सेटल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द क्लेम। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, पे टू द नॉमिनी द इंटायर अमाउंट। दोस्तों आरबीआई जो है लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर को मेंटेन करती है। अब कट ऑफ लिमिट कितना है उसके ऊपर, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है दोस्तों 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गारंटी ऑर्डर कौन इशू करता है, जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट डेटर और दोस्तों सिविल कोर्ट। करेक्ट आंसर दोस्तों सिविल कोर्ट इशू करती है गारंटी ऑर्डर। क्रॉस सेलिंग जो है इफेक्टिव नहीं होता है इनमें से कौन से प्रोडक्ट के लिए, ऑप्शन ए है डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी है सेविंग अकाउंट, ऑप्शन सी है इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन डी है पेंशन लोन। तो दोस्तों क्रॉस सेलिंग इफेक्टिव नहीं होता है दोस्तों पेंशन लोन के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन से यूटिलाइजेशन आर्टिकुलेट करता है कि किसी एक्शन को सही होने के लिए ये वैलिड रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट से कंफर्म करे और यदि रूल को वायलेट किया जाए तो वो उसे रॉन्ग माना जाएगा। हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियम, रूल यूटिलिटेरियम, एक्ट यूटिलिटेरिज्म, अगैस्टिक यूटिलिटेरिज्म। करेक्ट आंसर दोस्तों रूल यूटिलिटेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क LEF, जितने एक्सपोजर का वैल्यू किसी बैंक का है किसी सिंगल काउंटर पार्टी को या ग्रुप ऑफ काउंटर पार्टी, वो कितना से हायर नहीं होगा, ठीक है, बैंक के एलिजिबल कैपिटल बेस से। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 5%, 10%, 10%, 15%, 15%, 20% और 20%, 25%। तो दोस्तों ये सिंगल के लिए देखिए, सिंगल काउंटर पार्टी के लिए जो एक्सपोजर लिमिट है वो है दोस्तों हमारा 20% और यदि ग्रुप में है तो एक्सपोजर लिमिट है हमारा 25%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्रॉसिंग NI एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, स्पेशल क्रॉसिंग, पेई अकाउंट, नॉन नेगोशिएबल, ऑल द अबव। तो दोस्तों NI एक्ट जो है हमारा पेई अकाउंट के क्रॉसिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो कि वैल्यूज़ के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वैल्यूज़, स्पेसिफाइंग पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग कोर वैल्यूज़, कम्युनिकेटिंग कोर वैल्यूज़, अलाइनिंग वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस। 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 1, 3 and 4। तो यदि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ को मैनेज करना है उसका 3 बेसिक एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट है कि आप कोर वैल्यू को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद कोर वैल्यू को कम्युनिकेट कीजिए और फिर वैल्यूज़ और प्रैक्टिस को अलाइन कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट, होपफुली आपको सही लगा होगा। तो यदि इस तरह के वीडियोस मैं आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप इस तरह के पेड PDF चाहिए, MCQs की पेड PDF चाहिए, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।